हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये पॉलिटी की अगली क्लास है। हम संघ और उसके राज्य पढ़ रहे थे। हमने देखा संघवाद क्या है, शक्ति का कैसे विभाजन होता है, ये एक अलग क्लास में हमने पढ़ लिया है। और इसमें हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की। ये लास्ट क्लास है, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, ये छोटी ही क्लास होगी, लेकिन मैं इसको ख़त्म कर दूंगा आज। इसे 3 पार्टों में मैंने इसको कराया है, ठीक है। तो हमने समझा संघ क्या है, उसके राज्य क्षेत्र क्या है, कैसे नए राज्यों का संघ में प्रवेश होता है, और कैसे हमने सभी रियासतों को मिलाकर एक संघीय भारत का निर्माण किया है। और साथ ही साथ रियासतों के साथ साथ जो विदेशी राज्य थे, मतलब जो विदेशी टेरिटरी थी भारत की सीमा के अंदर, उन्हें भी हमने भारतीय संघ का हिस्सा किस तरीके से बनाया है, ठीक है। तो समझिए इस बात को। हालांकि ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि भारत में यूरोपियन उपनिवेश का जो विलय होता है वो कैसे होता है, लेकिन फिर भी एक बार एक नज़र में देख लेते हैं इसको हम कि भारत में यूरोपियन उपनिवेशों का विलय। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय फ्रांस के 5 उपनिवेश मैंने आपको बताए थे। 5 उपनिवेश कौन कौन से हैं? वो पांडिचेरी है, कराईकल है, माहे, यनम, चंद्रनगर। चंद्रनगर कहाँ है आपका? चंद्रनगर है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये चारों पांचों, ये यानी कि ये पांचों कहाँ से जुड़े हुए थे? ये भारत की भूमि में थे, यानी कि भारत की मुख्य भूमि अर्थात भारत की सीमा के अंतर्गत आते थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। तो यनम क्षेत्र को 13 जून 1954 को जनता के दबाव और फ्रांस वार्ता के कारण इनको हमने अपने राज्य में मिला लिया, मतलब भारत संघ में मिला लिया। ऐसे ही 31 अक्टूबर 1954 को पांडिचेरी को, और 16 अगस्त 1962 को पांडिचेरी सहित सभी दूसरे जो राज्य हैं आपके, माहे, यनम और चंद्रनगर, इन तीनों को कहाँ मिला लिया? भारत के संघ का हिस्सा बना लिया था, ठीक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे आगे। इसके बाद हमने देखा कि जो गोवा था, गोवा, दमन और दीव, ये तीनों टेरिटरी पुर्तगालियों का टेरिटरी थी। यहाँ पे पुर्तगालियों का अधिक्षेत्र था, ठीक है। तो जैसे ही भारत आज़ाद होता है और भारत को संघीय भारत बनाने की मुहिम चलती है, 500 रियासतों को भारत में शामिल किया गया, उन्हीं के साथ साथ इन्हें भी भारत में शामिल करना था। तो हमने जो फ्रांसीसी टेरिटरी थी उनको तो शामिल किया ही, हम पुर्तगाली जो पुर्तगालियों का आधिपत्य है जिन पर, उन्हें भी हमें शामिल करना था। तो 1961 को भारतीय सेना गोवा के मुक्ति आंदोलन के लिए काम करती है और गोवा को भारतीय संघ का हिस्सा बना लिया जाता है। इसी तरह गोवा, दमन, दीव संघ शासित क्षेत्र घोषित कर दिए गए, और 56वां संविधान संशोधन करके 87 में क्या कर लिया? गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने विदेशी जो टेरिटरी थी भारतीय सीमा के अंदर, उन्हें भारत संघ का हिस्सा बनाया। फिर एक कहानी आप देखते हैं कि सिक्किम के पीछे क्या जुड़ी हुई है। उसमें देखा कि आज़ादी के समय सिक्किम भारत का एक शरणागत क्षेत्र था, ठीक है। तो उसमें क्या है, विदेशी जो सिक्किम का जो विदेशी दायित्व था और वहाँ के रक्षा के मामले भारतीय हाथों में थे, लेकिन वहाँ की जनता और वहाँ के राजा का जो इंटरेस्ट था वो भारतीय सीमा के अंदर आने का था, और उन्होंने इस बात का प्रस्ताव भी रखा, ठीक है। फिर हमने वहाँ जनमत संग्रह भी कराया, और वहाँ की जो विधानसभा है उससे भी ये प्रस्ताव पास कराया, और भारतीय सीमा का उसे अंग बनाया। देखिए 1974 में कैसे सिक्किम भारत का अंग बनता है। सिक्किम में लोकतांत्रिक चुनाव कराए जाते हैं, और 75 में सिक्किम कांग्रेस को भारत का प्रांत बनाने के लिए प्रस्ताव रखती है, और जनमत संग्रह के माध्यम से 26 अप्रैल 1975 को 36वां संविधान संशोधन करके और 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को भारत का अंग बना लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय राज्यों का निर्माण हुआ और भारत संघ का निर्माण हुआ। इसके आगे देखिए, इसके आगे क्या होता है। इसके आगे देखेंगे हम राज्यों के पुनर्गठन के आधार क्या रहे हैं। हमने एक संघीय भारत बना लिया, अब हमें राज्यों का गठन करना था। तो राज्यों को गठन करने का मतलब क्या था कि जो राज्यों का गठन जो करना था, सबसे पहले राज्यों का गठन की जो मांग उठी वो दक्षिण भारत से भाषाई आधार पर उठी। देखिए इसके पीछे कारण ये था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लगभग 1920 के आसपास 1922 के अधिवेशन में कांग्रेस कहती है कि स्वतंत्र भारत में जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। तो वही बात धीरे धीरे लोगों के मन में और सांस्कृतिक रूप से फैलती गई कि भाषा के आधार पर राज्य बटेंगे, और जिस भाषा से संबंधित क्षेत्र होगा वो उसका राज्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक कल्चरल जुड़ाव आ गया, एक सांस्कृतिक लगाव आया। तो जब भारत आज़ाद हुआ
तो उसके बाद में जो जेवीपी कमेटी बनी और जो आपका दर आयोग बना, उन्होंने मना कर दिया कि भारत को हम भाषाई आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर नहीं बांट सकते, क्योंकि भारत में इतनी दुनिया भर की भाषाएं हैं, हजारों भाषाएं हैं, हजारों भाषाओं के आधार पर हम हजारों प्रांत का निर्माण नहीं कर सकते। इससे भारतीय एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस बात को लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उनकी जो भावनाएं जुड़ी हुई थी भाषा या आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, और मांग तेजी से उठने लगी। ठीक है, वो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं पहले कि जो गांधीवादी आंदोलनकारी नेता थे श्री पोट्टी श्री रामालू, उन्होंने कैसे 56 दिन की भूख हड़ताल पर अपना दम तोड़ दिया और फिर आंदोलन तेजी से होने लगे और फिर से भाषा या आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, तो भारत में जो राज्यों के पुनर्गठन के आधार हैं वे 3 रखे गए हैं। एक सांस्कृतिक आधार है जिसे भाषा या आधार मान सकते हैं आप। दूसरा है निरजातीय आधार। निरजातीय का मतलब है जाति के आधार पर, यानी कि जाति का ये मतलब है जनजाति के आधार पर, समझिए इसे। तो जैसे पूर्वोत्तर राज्यों का गठन इसी के आधार पर हुआ, नॉर्थ ईस्ट का। जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, पूर्वोत्तर कह सकते हैं आप उन्हें, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनका गठन इसी आधार पर हुआ। किसके आधार पर? निरजातीय आधार पर। ठीक, और आर्थिक आधार का मतलब है, यानी कि जो विषमता पैदा हुई उदारीकरण के बाद भारत में 1990 में जो उदारीकरण आया, उसके बाद कुछ राज्यों में विषमता पैदा हो गई, कुछ क्षेत्र इस तरीके से बढ़ गए, कुछ डेवलप हो गए, कुछ अनडेवलप्ड रह गए। तो उसको दूर करने के लिए आर्थिक आधार को भी मानक बनाया गया राज्यों के पुनर्गठन में। तो 3 आधार तय किए गए और इन्हीं आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले चरण में कौन सा आधार आता है। पहले चरण में आता है आपका सांस्कृतिक आधार। पहले चरण में कौन सा आधार आता है? सांस्कृतिक आधार। तो प्रथम चरण के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। प्रथम चरण में कैसा? प्रथम चरण के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया? भाषा के आधार पर, जो मैंने बताया आपको, सांस्कृतिक आधार पर। भाई भाषा भी तो संस्कृति का ही हिस्सा है। इसमें सबसे पहले गठन किसका किया गया? आंध्र प्रदेश का पहला ऐसा राज्य था जिसका सांस्कृतिक आधार पर, भाषा के आधार पर गठन किया गया। इसके बाद 1960 में मुंबई प्रांत को विभाजित करके क्या बनाया? गुजरात बनाया गया और महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया। ठीक है, देखो जब भाषा या आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी तो फिर पूरे दक्षिण भारत में ये मांग और तेजी से होने लगी कि जो अलग अलग भाषाई बहुल्य क्षेत्र हैं उनको अलग प्रांत के आधार पर बांट दिया जाए। क्योंकि जैसे मुंबई प्रेसिडेंसी थी, तो मुंबई प्रेसिडेंसी में गुजरात तक का क्षेत्र लगा हुआ था, तो इतने बड़े क्षेत्र को चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था प्रशासनिक आधार पर भी, और कल्चरल डाइवर्सिटी आने पर भी लोगों के मतभेद बन जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हल करने के लिए किसको विभाजित कर दिया? मुंबई जो प्रांत है उसको विभाजित करके गुजरात अलग कर दिया गया और महाराष्ट्र राज्य का अलग निर्माण कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1965 के युद्ध के पश्चात 1966 में पंजाब प्रांत को विभाजित करके हरियाणा बनाया गया। यानी जो 65 का युद्ध हुआ था उसके बाद में 1966 में 1966 में पंजाब को अलग कर दिया गया और हरियाणा को अलग कर दिया गया। यानी कि पंजाबी भाषा बोलने वाले कौन हैं? पंजाबी लोग हैं, और जो आपका हरियाणवी बोलते हैं, जो क्षेत्रीय खड़ी बोली है, उसको अलग कर दिया गया। ठीक है, अब देखो तो एक आधार तो ये तय हुआ। इसमें देखो आगे अगला आधार तय किया गया नृजातीय। नृजातीय का मतलब है जो कोई विशेष जनजाति क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके लिए। इसमें भौगोलिक आधार को भी तय किया गया। इसमें नृजातीय के साथ साथ इसमें कौन सा आधार भी तय किया गया? भौगोलिक। देखिए दूसरे चरण के अंतर्गत राज्यों का पुनर्गठन नृजातीय और भौगोलिक स्थिति के आधार पर, नृजातीय और भौगोलिक स्थिति के आधार पर, यानी कि वहाँ का जो डेमोग्राफिक क्षेत्र है, जो डेमोग्राफिक सिस्टम है वहाँ का लोगों का, उसके आधार पर, भौगोलिक आधार पर इसको तय किया गया। जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। यानी कि जो नागा जाति के लोग हैं, ठीक है, मणिपुर में विशेष जाति है, मिजोरम में मिजो जाति है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसी अरुणाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको अलग करके क्या यही राज्य बना दिए गए, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का गठन कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से
इसमें आगे क्या आता है, जो नागालैंड राज्य का अधिनियम 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य का निर्माण किया गया। यानी कि नागालैंड राज्य अधिनियम, जो नागालैंड एक्ट आया 1962 में, उसके आधार पर किसका निर्माण किया गया, नागालैंड का। अब ये नागालैंड का निर्माण कैसे किया गया, जो असम की राज्य की जो नागा पहाड़ी है, यानी कि असम राज्य की जो नागा पहाड़ियाँ हैं उस पर नागा जनजाति रहती है, वो और त्वेनसांग क्षेत्र जो पड़ता है इसका, उस क्षेत्र को मिलाकर क्या बना दिया गया, असम काट के असम से काट के उसे नागालैंड घोषित किया गया। ऐसे ही असम पुनर्गठन अधिनियम 1969 के द्वारा असम राज्य से मेघालय नामक स्वशासी उपराज्य का निर्माण किया गया। तो मेघालय और आपका नागालैंड दोनों का निर्माण किससे किया गया, असम को काट के, दक्षिण असम को काट के मेघालय बनाया गया और आपका उत्तर पूर्वी असम को काट के नागालैंड बनाया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ही आगे फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिनियम 71, यानी कि 1971 में, जो 1971 का जो अधिनियम आया, कैसा अधिनियम, नॉर्थ ईस्ट एक्ट आया, उसमें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें और मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यानी कि मिजोरम और अरुणाचल को कैसा दर्जा दिया गया, संघ शासित क्षेत्रों का दर्जा दिया गया। ठीक है, 87 में क्या हुआ, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। अर्थात ये संघ राज्य का दर्जा है, यहाँ पे केंद्र शासित का दर्जा जो है, केंद्र शासित, ठीक है, और यहाँ कैसा है, पूर्ण राज्य, पूर्ण राज्य। देखिए किसी भी क्षेत्र को पहले सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर रखती है, और वो देखते हैं कि यहाँ की जो डेमोग्राफिक सिस्टम है, यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, ये ज़्यादा म्यूटनी से संबंधित तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ का कोई समस्या पैदा हो जाए, तो अभी सेंटर के अंडर में रखते हैं, संघ शासित क्षेत्र बना के रखते हैं। जैसे कश्मीर को 370 हटा के, यानी कि 370 में चेंज किया, और आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग किया गया, तो उसे डायरेक्ट क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि उन्हें डायरेक्ट अलग अलग राज्यों का दर्जा नहीं दिया गया, उन्हें क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्यों, क्योंकि राज्य का दर्जा देने का मतलब है कि अभी वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें राज्य के दर्जे के अंतर्गत लिया जाए। तो इसलिए पहले 71 में क्या किया गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को सीधे सेंटर के अंडर लिया गया, और फिर बाद में जब चीज़ें सामान्य हुई तो लगा कि ये लोग शासन चला सकते हैं, तो उन्हें उनका राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, जब चीज़ें केंद्र शासित के अंतर्गत होती हैं तो इसका मतलब होता है कि राज्य के कोई अधिकार नहीं है, राज्य के अपने कुछ थोड़े बहुत सब्जेक्ट होते हैं जिन पे वो काम करता है, सारे अधिकार किसके पास में होते हैं, केंद्र के पास में। जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसमें अधिक अधिकार राज्य के पास चले जाते हैं, कुछ सीमित अधिकार केंद्र के पास होते हैं। ठीक है, जैसे संप्रभुता केंद्र के पास रहेगी, ठीक है, राज्य की पुलिस वगैरह व्यवस्था, कानून व्यवस्था राज्य के पास रहेगी, इस तरीके से। तो इनको बांट दिया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक, अब देखिए तीसरा आधार आया, आर्थिक आधार। के आर्थिक आधार पर चीजों को तय किया गया। देखिए क्या होता है आर्थिक आधार में, 1990 में जब उदारीकरण का दौर आया तो देखिए क्या हुआ, ये है आपका दक्षिण भारत। ठीक है, ये है आपका दक्षिण भारत। इस दक्षिण भारत में जो आपके ये वाले राज्य हैं, यानी कि जो आपके समुद्र से लगे राज्य हैं, ये कहने का मतलब यह है कि दक्षिण भारत के राज्य किससे लगे हुए हैं, समुद्री राज्य हैं, यानी कि समुद्र से लगे हुए हैं, तटीय राज्य कह सकते हैं हम इन्हें। यानी कि ये कैसे हैं, ये तटीय हैं, ये तटीय राज्य है। तो जब उदारीकरण का दौर आया तो उदारीकरण में क्या आया, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था। उदारीकरण में कैसा दौर आया, मुक्त अर्थव्यवस्था का। मुक्त अर्थव्यवस्था का मतलब फ्री ट्रेड, अर्थात चीजों को उदार किया गया, लाइसेंस और परमिट को समाप्त किया गया। लाइसेंस परमिट का मतलब होता है कुछ निश्चित चीजें राज्य के हाथ में थी कि जिनका लाइसेंस देगा उन्हीं को बनाया जा सकता है, यानी कि उन्हीं का बिजनेस किया जा सकता है, जिसका परमिट मिलेगा वही काम किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्य जब ज़्यादा कंट्रोल करे चीज़ों को तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं लिमिटेड स्टेट। ठीक है, या क्लोज स्टेट भी कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा बंद कर देता है। लेकिन जब राज्य अपने हाथ पीछे खींच लेता है और बाजार को स्वतंत्र छोड़ देता है तो उसे कहते हैं मुक्त अर्थव्यवस्था।
ठीक है, अर्थात सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा, बस वो आपराधिक मामलों से बच के रहे। तो मुक्त अर्थव्यवस्था लागू होती है भारत में 1991 में, और हमारे पास जो आर्थिक संकट था उसको रिजोल्व किया जाता है और दुनिया के देशों के साथ हम पूरी तरीके से खुल जाते हैं। तो जैसे ही हम खुलेंगे तो वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, और जब वस्तुओं का आदान प्रदान होगा तो सिंपल सी बात है कि वस्तुओं का आदान प्रदान अधिकतर किससे होगा? पानी के रास्ते से। तो जब पानी के रास्ते से होगा तो तटीय क्षेत्रों को समृद्ध किया जाएगा, तटीय क्षेत्रों को समृद्ध किया जाएगा। यहाँ पे पोर्ट बनेंगे बड़े बड़े, यहाँ पे पत्तन बनेंगे बड़े बड़े, ठीक है, यहाँ पे माल उतारा जाएगा। तो जब यहाँ माल उतरेगा तो विदेशी लोग भी आएंगे, तो यहाँ ऑफिस बनेंगे, ऑफिस बनेंगी, फैक्ट्री बनेगी, गोदाम बनेंगे, तो फिर आसपास के क्षेत्र में मार्केट डेवलप होगी, मार्केट डेवलप होगी तो फिर उसके साथ साथ शहर बाजार डेवलप होगा और उससे जुड़े हुए क्षेत्र डेवलप होने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, संसाधन बढ़ेंगे, संसाधन बढ़ेंगे तो समृद्धि आएगी। तो इस क्षेत्र में इस तरीके से इनको तो फायदा हो गया, दक्षिण भारत के लोगों को यानी दक्षिण भारतीय राज्यों को फायदा हुआ। लेकिन जो आपके उत्तर भारतीय राज्य हैं, जो आपके उत्तर भारतीय राज्य हैं, जो आपके ये उत्तर भारत के राज्य, ये वाले राज्य हैं जो उत्तर भारत के, तो इन राज्यों को फायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ तक चीज़ें पहुँची, लेकिन यहाँ तक जो यहाँ देखिए यहाँ तक चीज़ें, यहाँ डायरेक्ट चीज़ें पहुँची तो यहाँ लोगों को डायरेक्ट फायदा हुआ। यहाँ तक चीज़ें छन छन कर पहुँची, उत्तर तक चीज़ें छन छन कर पहुँची तो बहुत कम चीज़ें मिल पाई उनको। तो आर्थिक गतिविधि की दौड़ में उत्तरी राज्य पीछे रह गए। तो इस आधार पर कुछ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में से 3 राज्यों को काटकर अलग राज्य बनाया, जिससे छोटा परिवार होगा तो चीज़ें ज़्यादा समृद्धता में दिखेंगी, ठीक है, क्योंकि बड़े परिवार में पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है और अधिकतम लोगों को फ़ायदा नहीं हो पाता। तो इसलिए इसी आधार पर यानी कि आर्थिक आधार पर इन चीज़ों को लागू किया गया। और 1990 में उदारीकरण को स्वीकार करने के पश्चात कुछ राज्यों में तेजी से विकास किया, जैसे गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि। यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य थे उन राज्यों में तेजी से विकास हुआ, लेकिन कुछ राज्य इस दौड़ में पीछे रह गए, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है और आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। इस तरीके की समस्या बनी रही इन देशों में, इन राज्यों में। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में नए राज्यों के निर्माण की मांग तेजी से उभरती है, ठीक है, क्योंकि सब चाहते हैं कि जैसे देखिए उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एनसीआर से लगा हुआ है। तो एनसीआर से लगे होने के कारण यानी कि जो दिल्ली से लगा है क्योंकि कैपिटल है, तो दिल्ली कैपिटल से लगे होने के कारण संसाधन यहाँ ज़्यादा है। पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वांचल में संसाधन कम पहुँचे हैं। अब जो पैसा कमाया जाता है वो सारे राज्य में लगेगा, वैसे तो है नहीं कि केवल पश्चिमी वालों को ही मिलेगा या पूर्व वालों को ही मिलेगा। तो इसमें लोगों के अंदर एक भावना बन जाती है कि संसाधन यहाँ से ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और लग कहाँ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में, या कुछ और कल्चरल आधार पर भी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उन्हें इसलिए लोगों में आर्थिक आधार पर भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती है और यही चीज़ देखी गई। तो उदारीकरण के इस विषय को पाटने के लिए, उदारीकरण की इस विषमता को पाटने के लिए वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अलग राज्य बनाए गए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया, झारखंड बिहार से अलग करके दूसरा राज्य बनाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए वर्ष 2014 में नवगठित राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश का गठन आर्थिक आधार पर किया गया और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का 2 जून 2014 को गठन किया गया। तो 2014 तक तेलंगाना का गठन होता है। कौन सा राज्य? 29वां राज्य। और फिर 2019 में फिर से 2 संघ शासित क्षेत्र बनते हैं 5 जून 2019 को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें देख लीजिए, ठीक है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1920 के अधिवेशन में यह स्वीकार किया कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होगा, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात दर आयोग और जेवी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया क्योंकि राष्ट्रीय एकता को खतरा था। ये बात मैंने बिल्कुल शुरू में डिस्कस कर दी है वीडियो के, तो आप इसे देखिए, पढ़िए आराम से, कोई समस्या नहीं है। और भारत के संघीय क्षेत्र में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं आते। हाँ, इसको समझ लीजिए कि भारत का जो संघीय क्षेत्र है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, वो क्या भारत के संघीय क्षेत्र में केंद्र शासित क्षेत्र नहीं आते। क्यों?
क्योंकि ये डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। संघीय का मतलब है शक्तियों का बंटवारा, तो इनके साथ शक्तियों का बंटवारा नहीं है, क्योंकि केंद्र व राज्य शासित क्षेत्र के मध्य शक्ति विभाजन नहीं है। जैसे यूपी के और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन है, लेकिन दिल्ली के और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं है। अंडमान निकोबार और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन नहीं है। तो ऐसे समझिए इस बात को, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो अगली क्लास में मिलते हैं। ये आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र समाप्त हुए। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।